चलिए करते हैं हम चीजों को। लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ ब्रिक वॉल एंड रेनफोर्स मैशनरी बीम एंड स्लैब। देखो यदि मैं ब्रिक वॉल की बात करूं तो ब्रिक वॉल क्या होता है, यदि आपकी जो विड्थ है वो 4 टाइम्स थिकनेस से ज्यादा है तो हम उसको वॉल के नाम से जानते हैं। यदि आपकी विड्थ इज लेस देन 4 टाइम्स इसकी थिकनेस है तो हम उसको कॉलम के नाम से जानते हैं। तो आप समझ जाना वॉल और कॉलम में डिफरेंस ये होता है। क्या होता है? वॉल में और कॉलम में आपका डिफरेंस इतना होता है। दूसरा हम बात करेंगे व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो। यदि आप यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रिक वॉल के अंदर कितना स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। ठीक है, ये वाला देखो जरा ध्यान से। ध्यान रखेंगे यदि आपकी नंबर ऑफ स्टोरी लेस देन इक्वल टू 2 है तो आप पोर्टलैंड सीमेंट को यूज कर रहे हैं तो 27 आपका स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा। यदि आप लाइम मोर्टार को यूज कर रहे हैं तो वो आपका 20 रहता है। यदि आपकी नंबर ऑफ स्टोरी 2 से ज्यादा है तो ये 27 रहता है और ये आपका 13 रहता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बन चुके हैं। दूसरा, लैम्डा फॉर द लोड बियरिंग कॉलम आपको पता है 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द नॉन लोड बियरिंग वॉल आपकी जो थिकनेस है वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थिकनेस इज नॉट ग्रेटर देन 30, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब लैम्डा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 30 थिकनेस की बात कर रहे हैं, मतलब लैम्डा लैम्डा इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो नॉन लोड बियरिंग वॉल कौन सी होती है? जैसे आपकी पार्टीशंस वॉल हो गई, एक कमरा था, 2 पार्टीशन बना दिए, तो पार्टीशंस वाले पे कोई लोड तो बियर नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टीशन हो गए हैं, स्पेस बढ़ गया है आपके पास, हम उन दोनों चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन वॉल। उसके पे कोई भी लोड नहीं आता है। जबकि जो लोड बियरिंग वॉल्स होंगी उन पे आपका लोड आता है। नॉन लोड बियरिंग वॉल के में पे जो लैम्डा की वैल्यू रहेगी वो आपकी 30 से ज्यादा किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। ये आपके आईएस कोड के रिकमेंडेशंस हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आप ब्रिक मैशनरी बना रहे हैं, रेनफोर्स ब्रिक मैशनरी। एक होता है आपने सिंपल ब्रिक को बनाया, आपने ट्रेड को यूज कर दिया, राइस को यूज कर दिया, लेकिन साथ में आप रेनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, तो उस रेनफोर्समेंट में यदि आप प्लेन बार को यूज कर रहे हैं तो मिनिमम कितना होगा? 0.2% ऑफ द एरिया पे हम काम करेंगे। ठीक है, दूसरा यदि आप डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं तो डिफॉर्म बार केस में आपका 0.16% क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो आप सब पढ़ के जाएंगे, कॉलम पढ़ के जाओगे, बीम पढ़ के जाओगे, लेकिन ब्रिक मैशनरी बहुत कम लोग पढ़ के जाएंगे, तो उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं और आ जाते हैं। यदि मैं बात करूं आपके हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करता हूं मैं, इफ आई हैव टू वर्क ऑन द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग तो कितनी होती है ये आपके पास रहेगी, इट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 3D और 450 mm। 3D और 450 mm से जो कम होगा हम उस पे काम करेंगे। दूसरा, यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को यूज करेंगे, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार? ये आपका मेन एनफोर्समेंट है आपने जो प्रोवाइड किया होगा, और इसी के लैटरल डायरेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करते हैं। ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है आपके ब्रिक वॉल के अंदर, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो आपके श्रिंकेज और टेम्परेचर को टेकन इनटू अकाउंट करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इट्स काउंटर टेम्परेचर एंड श्रिंकेज। तो जब हम ये बार यूज करेंगे तो इनके अंदर भी हमें आपकी स्पेसिंग पे काम करना पड़ेगा ना। तो ये जो स्पेसिंग है वो आपके पास क्या होगी? 5D और 450 mm, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उस पे काम नहीं करेंगे, जो वैल्यू आपकी छोटी होगी उस पे काम किया जाएगा। इट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 5D और 450 mm। ठीक है, एक बार बताओ, मुझे बताओ, यदि आप स्लैब को यूज कर रहे हैं तो स्लैब में यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को यूज कर रहा हूं या लेटरल बार को यूज कर रहा हूं, उनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। नहीं ना ना ना, कोडल प्रोविजन ही आएंगे, ब्रिक वॉल से क्वेश्चन नहीं आता है, कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन आते हैं। और आप मुझसे क्या पूछ रहे हो अभय जी? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। ठीक है, काहे मुझसे पूछ रहे हो? मैं एसएससी हूं। बेटा एसएससी दे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप का लेवल आ रहा है। चलो, तो क्या होगा मेरे पास? ये मुझे बताओ कि यदि मैं स्लैब की बात करूंगा तो कितना होगा? स्लैब में यदि आप मेन बार के बीच में स्पेसिंग की बात करेंगे तो वो 3D और 300 mm होता है। मेन बार के अंदर की हम बात करें तो उनमें से जो जो वैल्यू छोटी होगी उस पर काम किया जाएगा। दूसरा, यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन बार पे काम करेंगे, यदि आप ये रेनफोर्समेंट की बात करेंगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये तो आपके क्या पास हो गई मेन एनफोर्समेंट, ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी ये हो गई। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसमें स्पेसिंग क्या होती है? 5D और 300 mm। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं वैसे? हाँ, लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? 5D होता है,
5D और 300 mm। पहले ये वैल्यू आपकी 450 mm थी, लेकिन आईएस कोड का रिकमेंडेशन हुआ 2013 में। जो अबेटमेंट आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के अंदर यदि आप ये प्रोवाइड करेंगे तो 5D और 300 mm इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी हम उसकी स्पेसिंग पे काम करेंगे। ठीक है ब्रो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यदि आप ब्रिक मैशनरी की बात करेंगे तो उसमें 450 mm आपका रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम। और 3D और 5D पे काम किया जाता है यदि आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार पे काम कर रहे हैं तो। मिनिमम क्लियर कवर की बात करेंगे तो 25 mm का मिनिमम क्लियर कवर यूज किया जाता है। दूसरा, जो भी आप रेनफोर्स ब्रिक मैशनरी का डिजाइन करते हैं वो आपकी इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है। सर दी अरे बेटा, दो बार होंगी ना। मान लो ये मेरे पास क्या है, मेन एनफोर्समेंट है आपके स्लैब के अंदर, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट है। तो मेन बार में कितना होगा, 3D और 300 mm। और जो आपका मेन बार है, जो आपका ये वाला होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, उसमें कितना होगा, 5D और 300 mm। ठीक है। अरे ये डी क्या है, बबलू जाटव जी, मतलब पूरी रामायण पढ़ ली, इन्हें पता चल रहा है कि सीता कौन थी। ठीक है, बताओ इन्हें कौन थे डी। डी क्या मेरे पास डायमीटर ऑफ बार है। डी क्या है इसके अंदर, जब मैं 5D की बात कर रहा हूं, 3D की बात कर रहा हूं, तो डी है क्या इसमें। अब बच्चे बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा इस चीज को। डायमीटर, किसका डायमीटर ब्रो, किसके बीच में स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, रेनफोर्समेंट बार के बीच में ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसी के रेनफोर्समेंट पे ही काम करेंगे और उसी के डाया पे काम करेंगे। ठीक है ब्रो, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम रेनफोर्समेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी का डाया के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आपने रेनफोर्स ब्रिक मैशनरी बनाया, अब आप स्लैब बना रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जब भी आप स्लैब बनाएंगे तो डायमीटर कभी भी आपका 12 mm से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, यदि आप मिनिमम विड्थ की बात करेंगे मोटार जॉइंट में, ये आपका 35 mm और इक्वल टू द बार डायमीटर रहेगा। क्लियर कवर जो हम यूज करते हैं वो 13 mm और डायमीटर ऑफ बार होगा, जो उनमें से बड़ी वैल्यू होगी उस पर काम किया जाएगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील टू कैटर फॉर द टेम्परेचर श्रिंकेज, वो कितना होता है, वो आपका 20% होता है आपके मेन रेनफोर्समेंट का, जब भी आप स्लैब पे काम कर रहे हैं। कौन सा स्लैब है ये, ब्रिक वर्क स्लैब पे आप काम कर रहे हैं। एक ब्रिक वर्क मैशनरी होती है, एक ब्रिक वर्क आपके पास क्या रहेगा, स्लैब रहेगा। ब्रिक वर्क मैशनरी के अंदर मैं आपको बता चुका हूं यदि आप काम कैसे करेंगे, और यदि आप ब्रिक में स्लैब पे काम करेंगे तो इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे कि डाया कितना होता है, क्लियर कवर कितना होता है, और जो मेन एनफोर्समेंट आप कर रहे हैं उस मेन एनफोर्समेंट पे कितना % एनफोर्समेंट आप डिस्ट्रीब्यूशन बार में कर रहे हैं। सर आपकी क्लास कब होती है, कुछ पता नहीं चलता, मैंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं आपको बता रहा हूँ टाइमिंग क्या है। 2 क्लास चल रही है आपकी, जिन बच्चों को अभी टाइमिंग नहीं पता है, पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। जिन बच्चों को टाइम नहीं पे चल रहा है उनको टाइम में बता देता हूँ। जो टाइमिंग है वो दो क्लास हो रही है, एक 11:30 AM मेरी क्लास होती है, अवनीश सर की क्लास होगी रोजाना, जब भी स्केड्यूल होगा तो मेरी क्लास का टाइम ये रहेगा। दूसरा, 4 PM से आपकी वैभव सर की क्लास हो रही है रोजाना, आज से स्टार्ट होगी, वैसे रोजाना तो नहीं हो रही, आज से ही स्टार्ट हो रही है। उसमें वो आपको एस्टिमेशन कराएंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कराएंगे। मेरा ये खत्म हो जाएगा आरसीसी आज, और वो आपको एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइम हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास को खोलें तो इस टाइम पे खोलें, तो कोई ना कोई क्लास आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ सेम है कैसे हम काम करते हैं। तो जब भी हम ब्रिक वर्क स्लैब के बारे में बात करेंगे तो ये आईएस कोड के रिकमेंडेशंस को आप याद रखेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, उनसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेनली सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को यूज कर रहे थे किसमें, आपके पास ब्रिक वर्क स्लैब के अंदर, तो बताओ कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जितना आपने मेन में प्रोवाइड किया उसका 20% ही हम यूज करते हैं टू कैटर आउट द टेम्परेचर एंड श्रिंकेज। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बार यूज करते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को यूज करते हैं, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास टेम्परेचर और श्रिंकेज को ही टेकन इनटू अकाउंट करेगी। चलिए अब बात करेंगे फुटिंग के बारे में। नाउ विल डिस्कस फुटिंग। क्या बोल रहे हैं, नहीं, जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। 11:30 पर नहीं चलती क्लास, हाँ सारी स्कीम बता दो चिल्ला चिल्ला के, ठीक है बता दो स्कीम सारी। चलिए बात करेंगे फुटिंग के केस में। फुटिंग क्या होगी, देखो जितना भी आपका लोड है, जितना भी आपके पास सुपर स्ट्रक्चर का लोड है,
वो एंड में जाके कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी फुटिंग पे जाएगा। तो फुटिंग के लिए हमें अपनी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे काम करना पड़ता है कि व्हाट इज योर बियरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज योर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कोडल रिकमेंडेशन है, इस पे हम काम करते हैं। जब भी हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट करते हैं कि आपके सॉइल के ऊपर जितना लोड लग रहा है और सॉइल का कितना अपना यूनिट वेट है, उसके बेसिस पे हमें एक डेप्थ को कैलकुलेट करना होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है क्यू सी बाई गामा अंडर और ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन फाई अपॉन 1 प्लस के साइन फाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो फाई है वो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज, या इसको हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वहां से हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हाँ, ये सोयल की बात चल रही है तो सोयल में तो पढ़ेंगे ना। दूसरा, कुछ डिजाइन कंसिडरेशन की हम बात करते हैं कि जब आप फुटिंग की बात करते हैं तो मिनिमम नॉमिनल कवर जो हम यूज करते हैं वो 50 mm यूज करते हैं। ठीक है, 50 mm का आप नॉमिनल कवर को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम रेनकाइन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, रेनकाइन फॉर्मूले के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, दूसरा, मिनिमम जो नॉमिनल कवर यूज किया जाएगा यहाँ पे 50 mm का, वो 50 mm यूज करते हैं। दूसरा, मिनिमम जो थिकनेस होगी आपकी फुटिंग की एट द एज पे जो मिनिमम थिकनेस हम यूज करेंगे, उसके लिए दो चीजें होती हैं कि आपकी जो फुटिंग है वो सॉइल पे लगी हुई है या आपकी जो फुटिंग है वो पाइल पे है। तो उन दोनों केस में थिकनेस की वैल्यू का कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज है। वो ये बोलता है कि यदि आपकी फुटिंग सॉइल पे है सीधा, तो उसमें जो थिकनेस है वो कभी भी आपकी 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यही फुटिंग आपकी पाइल पे होगी तो ये आपकी 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट लेस देन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये डिजाइन स्टेप्स सारे आ चुके हैं, तो प्लीज रट्टा मारो इनको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि कैसे काम करेंगे, फुटिंग ऑन सॉइल में कितना होगा और फुटिंग ऑन पाइल में कितना होगा। तो पाइल बड़ी होती है तो उसमें क्या होगी, थिकनेस बड़ी रखनी पड़ेगी, तो कितनी होगी 300 mm। यदि आप सोल की बात करें तो कितना होगा 150 mm, छोटा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन। जब हम फुटिंग की बात करते हैं तो फुटिंग के केस में हम क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन दो तरह से हो सकते हैं ना, कि बैंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है आपकी फुटिंग के ऊपर, या फिर शियर फोर्स कितना है। और वो शियर फोर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, हम बोलेंगे कि 1 वे शियर है या फिर 2 वे शियर है। इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ये बोल देते हैं कि यदि मैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर बैंडिंग मूवमेंट काम करूंगा तो ये बोल रहा है हाफ वे। ध्यान से पढ़ो, यदि नहीं दिख रहा है तो जूम करो, पर इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले जूम कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी। इस पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के पढ़ लिए हैं, एसएससी के पढ़ लिए हैं, ईएससी के पढ़ लिए हैं, और जो आपके पास क्या होगा, जो आपके यूथ में आए हैं, हर जगह आए हैं, उनमें से जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे उनकी मैं थ्योरी आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था अरबाज जी, अब मुझे लग रहा है कि आप क्लास में नहीं थे प्रेजेंट। 75 mm हम कब यूज करते हैं, जब आपकी सीवियर कंडीशंस पे काम किया जा रहा है, वरना मिनिमम नॉर्मल कवर हम 50 mm पे काम कर देते हैं यदि आपकी जो कंडीशन है वो सीवियर नहीं है। क्वेश्चन में बोलेगा साफ साफ कि सीवियर कंडीशन है, तब आप 75 mm पे काम करेंगे, वरना आप 50 mm पे भी काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अब जो क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बैंडिंग मूवमेंट। यदि आप बैंडिंग मूवमेंट का क्रिटिकल सेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल फॉर द फुटिंग अंडर द मैशनरी वॉल। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपका जो सेंटर लेवल है, मान लो ये आपके पास फुटिंग है, इस फुटिंग का ये सेंटर लेवल है, ठीक है, तो हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल, ये आपका एज ऑफ द वॉल है, इसके सेंटर वाले पार्ट पे, इतने पार्ट पे आपका क्रिटिकल सेक्शन रहेगा यदि आप बैंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे। दूसरा, एट द फेस ऑफ द कॉलम, पेडिस्टल और वॉल ऑफ फुटिंग सपोर्टिंग ए कॉन्क्रीट कॉलम, पेडिस्टल और रेनफोर्स कॉन्क्रीट। यदि आप सिर्फ फुटिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे फुटिंग में आप क्रिटिकल सेक्शन जहां सेंटर लाइन है उससे इसके जहां एज है उसके सेंटर वाले पार्ट पे काम करते हैं, इन दोनों के हाफ के सेंटर पे काम करेंगे। लेकिन यदि क्या है, आपका जो फुटिंग है वो कॉलम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, एट द फेस ऑफ द कॉलम। आपकी फुटिंग ये होगी, इस फुटिंग में यहां पे कॉलम रखा होगा, तो इस कॉलम के फेस पे ही आप बैंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं और वही आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, वही आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा इन द केस ऑफ बैंडिंग मोमेंट। दूसरा हम बात करते हैं वन वे शियर। तो वन वे शियर में आपको पता है कि फुटिंग स्लैब रेस्ट ऑन द सॉइल पाइल में बता चुका हूं पहले ही। दूसरा, जब भी आप शियर की बात करेंगे, वन वे शियर है, टू वे शियर है, तो वन वे शियर के केस में हमेशा क्या होगी,
डी डिस्टेंस पे काम किया जाएगा। आपके पास जहां डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम पेडिस्टल वॉल, ये मेरे पास क्या है, कॉलम है, इस कॉलम के डी डिस्टेंस पे काम किया जाता है टू कैलकुलेट द वन वे शेयर। यदि आप टू वे शेयर की बात करेंगे, जो पंचिंग शेयर होता है, क्या होता है, पंचिंग शेयर, पंचिंग शेयर होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए पंचिंग शेयर होता क्या एक्चुअली। पंचिंग शेयर में क्या होता है, यदि आप वन वे शेयर की बात करेंगे ना, तो उसमें मेंबर के अंदर ना कोई भी क्रशिंग नहीं होती है, लेकिन पंचिंग शेयर के अंदर मेंबर के अंदर क्रशिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यदि आप पंचिंग शेयर की बात करेंगे तो इट इज d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, जो कॉलम है उससे d/2 डिस्टेंस पे काम किया जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि जब हम क्रिटिकल सेक्शन पे काम कर रहे हैं फुटिंग में, तो बेंडिंग मोमेंट कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वन वे शेयर टू वे शेयर कहां पे कर रहे हैं, और यदि बेंडिंग मूवमेंट में कॉलम भी साथ में है तो तब कहां पे करेंगे। ये सारी अंडरस्टैंडिंग यहां पे क्लियरिटी के साथ में होनी चाहिए। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फुटिंग से कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कैलकुलेट कर लो, लोड कैलकुलेट कर लो, वो तो आप आराम से कर भी सकते हैं। भाई सिंपल बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि आपका कितना लोड रजिस्ट कर सकता है या कितनी बियरिंग कैपेसिटी है, तो क्या करेंगे आप ऐसे तो करेंगे कि मेरे पास है ना एक ये है कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम का लोड पी आ रहा है ऊपर से, और ये आपकी फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये आपकी फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी है। तो मुझे ये बताओ कि यदि मैं P बाय क्यू कर दूं, ये क्यू क्या है, मेरे पास बियरिंग कैपेसिटी है, ये किलो न्यूटन में होगा और ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो क्या मुझे यहां से एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, एरिया ऑफ फुटिंग यहां पे कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। सिंपल बात में सर प्लीज रिपीट बी, हाँ बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको रिपीट बता रहा हूं, पहले ही बताइए मुझे, यदि मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना आपके फुटिंग का एरिया है, वी विल वर्क ऑन दिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो चीज होती हैं कि आप एलएसएम पे काम कर रहे हैं या आप डब्ल्यूएसएम पे काम कर रहे हैं। तो यदि आप डब्ल्यूएसएम पे काम कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, पी बाय क्यू बियरिंग कैपेसिटी निकाल लो और वहां से एरिया कैलकुलेट करो, तो ये आपका डब्ल्यूएसएम पे करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम एलएसएम पे काम करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड पे काम करते हैं, तो आपके लोड को हम 10% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, 10% इंक्रीज कर देते हैं कि जो लोड आ रहा होगा वो 10% ज्यादा एक्स्ट्रा लोड के साथ ही हम डिजाइन करेंगे, जिससे तब भी हम ये कैलकुलेट कर सके कि यदि आपकी बियरिंग कैपेसिटी कम भी पाई गई, तब भी आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कितनी सेफ रहेगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 1.1 P अपॉन एरिया कर दें या बियरिंग कैपेसिटी कर देंगे, बियरिंग कैपेसिटी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है ब्रो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वी विल वर्क ऑन दिस कंडीशन। हम आपके 10% एरिया को बढ़ा के ही यहाँ पे काम करते हैं, हम 1.5 पे काम नहीं करेंगे ब्रो, 1.5 पे पी पे काम नहीं करते हैं। देखो बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सर, एक होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लिमिट स्टेट मेथड में ना जो अनसर्टेनिटी है ना वो मटेरियल की भी है, लोड की भी है, इसलिए हम वहां पे पार्शियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चेंज हो रहा है आपके मटेरियल के साथ साथ और आपके लोड के साथ साथ। लेकिन क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आपके डिजाइन लोड की बात नहीं करते हैं, जो लोड आपका आ रहा है, वर्किंग जो लोड आ रहा है उसी पे काम किया जाता है, और उस पर चेक किया जाता है कि आपका जो मेंबर होगा वो कितने पे फेल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम ना करके पी बाय क्यू पे ही काम करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें आप ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, जो बी वाला पार्ट है मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, फुटिंग है, दिस इज योर फुटिंग, और इस फुटिंग में एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है भाई, ऐसे दिखेगा। यदि आप टॉप व्यू देखेंगे, यदि आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये पूरी फुटिंग होगी और इसके सेंटर वाले पार्ट में कहीं पे कॉलम लगा होगा। तो देखो क्या बोल रहा है ये, अब ध्यान से पढ़ो, जो ये बी वाला पार्ट है आपको समझ में नहीं आएगा। एट द फेस ऑफ द कॉलम पेडिस्टल और वॉल ऑफ द फुटिंग सपोर्टिंग ए कॉन्क्रीट कॉलम पेडिस्टल और रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। क्या बोल रहा है, देखो यदि आप सीधा फुटिंग पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी फुटिंग पे जब लोड आएगा तो बेंडिंग मोमेंट कहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कभी कॉलम की बात नहीं करी, मैंने क्या बोला, जो फुटिंग है उसका सेंटर पार्ट ले और जो उसका एज है वो लो, उन दोनों के मिड वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोड यहां पे आएगा और कॉम्बिनेशन लोड की वजह से यहां पे कुछ ना कुछ क्रैक बन सकते हैं, एंड दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कॉलम इसके साथ में लगा हुआ है, कि क्या लगा हुआ है, कॉलम साथ में आपका यहां पे लगा हुआ है, मैंने कुछ भी बात नहीं करी। ठीक है,
लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैं कॉलम की बात कर लूं, तो यदि मैं आपके कॉलम की ही बात कर लूं, आपसे बोले कि साथ में फुटिंग है और कॉलम का लोड फुटिंग पे पड़ रहा है, तो बताओ कितने सेक्शन पे, कितनी डिस्टेंस पे यहां पे क्रिटिकल सेक्शन पाया जाएगा। तो ये बोलता है कि यदि मेरे पास ये कॉलम है और ये आपकी फुटिंग है, तो ये जहां पे आपका एरिया चेंज हुआ, ये जो यहां पे है फेस ऑफ द सपोर्ट पे, ये फेस ऑफ द सपोर्ट है, इस पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन रहेगा इन द केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के केस में ये आपके क्या होंगे, यहीं पे पाया जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूं, मतलब यहां पे, यहां पे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट पाया जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट यहां पे पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, अब बात करेंगे टू वे शेयर। तो मैं आपको बता चुका हूं टू वे शेयर पे कैसे काम किया जाता है। तो टू वे शेयर क्या होगा, जहां कॉलम है उसका पैरामीटर से d/2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम शेयर लगेगा, टू वे शेयर उस पे काम किया जाएगा। दूसरा, हम चेक कैसे कर रहे हैं कि कितना शेयर हुआ कितना शेयर नहीं हुआ, उसके लिए हमें शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो वो जो हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं ना, वो टो शेयर इज लेस देन KC इंटू TC। ये क्या मेरे पास परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू आपके KS इंटू TC टाउ सी से कम होना चाहिए। टाउ सी मेरे पास क्या है, ये क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस है, दिस इज योर क्रिटिकल क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस मेरे पास ये है, क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस मेरे पास ये है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और यहां पे जो टाउ सी निकालने का फॉर्मूला है वो 0.25 FCK। FCK आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर mm² में हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये जो KS है वो आपके पास एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर मेरे पास क्या है, या तो 1 होगी या 1 पॉइंट, या ऐसे लिखो 0.05 इंटू बीटा सी पे काम करेगा। जो बीटा सी है वो आपके कॉलम की साइड पे डिपेंड करेगा कि जो शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम है वो क्या है, और यहीं से आपकी हम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ टू वे शेयर। ठीक है, हाँ जी LSM में तो है, तो LSM की बात कर रहे हैं ना ब्रो, LSM की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको सारा सारा डिजाइन बता रहा हूं वो LSM के बेसिस पे ही निकाल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास क्या है, फुटिंग का जो मेन क्राइटेरिया है वो यही था, यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में फुटिंग का डिजाइन आता है, वो हम मेंस में करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए लोड कितना है, P कितना है, और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, D कैलकुलेट कर लेते हैं, और इन सबको डिजाइन करते हैं कहाँ पे बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, वो सब कैलकुलेट करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आएंगे। बात करते हैं मेंस। अब मैं बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में कुछ पढ़ के जाओ या मत जाओ, लेकिन लॉसेस जरूर पढ़ के जाओ कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें मैं एक बार काम कर लेता हूं। चलिए, ये क्या है मेरे पास, हम बात करते हैं लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। दो तरह के लॉसेस पे काम किया जाता है, एक को हम बोलते हैं प्री टेंशनिंग, एक को हम बोल देते हैं पोस्ट टेंशनिंग। जो आपका प्री टेंशनिंग है उसमें क्या होगा, आप अपने मेंबर में पहले से ही टेंशन क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं, आपको पता है कि हॉवेयर सिस्टम होता है, क्या होता है, हॉवेयर सिस्टम पे आपने काम किया होगा। हॉवेयर सिस्टम पे आपने काम किया होगा, क्या बोलता है ये बोलता है कि पहले ना आप अपने टेंडन को ना एक टेंशन क्रिएट करो टेंडन के अंदर पूरा अच्छे से पहले। WSM से कुछ बनेगा, WSM से सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो जो मुझे मिले हैं, जो मैंने डिजाइन करे हैं वो LSM पे ही करे हैं, और उसकी चीजें मैंने आपको बता दी है। WSM में फुटिंग का डिजाइन आ जाता है, सिंपल है वो, वैसे ही है, दोनों में अंतर नहीं है ज्यादा। ठीक है, बस क्या है कि उसके लिए फिर फॉर्मूला अलग हो जाएगा टाउ सी का। ठीक है, और जैसे मैंने 0.25 यूज किया वहां पे 0.16 हो जाता है, बस ये अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन LSM से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, तब हम बात करेंगे। कब बताएंगे WSM, कब बताएंगे, WSM ही बता दूंगा यार अभी। ठीक है, बीम के लिए बताऊंगा बस मैं WSM, ओनली इन द केस ऑफ बीम। ठीक है, और जो आपका टैंक है, वाटर टैंक डिजाइन है, वो हम आपके पास क्या करेंगे, WSM की तरह ही डिजाइन करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
WSM की तरह आपका वाटर टैंक जो डिजाइन होता है वो WSM के केसेस पे होता है, और बहुत सारे लोग फुटिंग को भी WSM से डिजाइन करते हैं, लेकिन आपके एसएससी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बने वो LSM पे बने हैं, इसलिए मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है ब्रो, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि होयर सिस्टम में क्या होगा, मैंने पहले टेंडन बार ली। हम बेसिकली यहाँ पे टेंडन क्यों ले रहे हैं? क्या ये रवीना टंडन है? नहीं, दिस इज नॉट अ रवीना टंडन, दिस इज टेंडन। टेंडन जो बार होंगी हम यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या होगा, इसके अंदर जो स्ट्रेस होती है ना, यदि मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो कितनी होगी वो आपके पास 1600 से लेके 200 2000 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ होगी। आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे HYSD बार को यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे HYSD बार को यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे FE 250 को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम ऐसा काम करते हैं ना, जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ही हमने अपने टेंडन में स्ट्रेस बना दी है, केबल में स्ट्रेस बना दी है। तो बेसिकली इसमें 200 190 से लेके 200 न्यूटन पर mm² के तो लॉसेस हो जाते हैं, लॉसेस ही हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर मास प्रोडक्शन किया जाता है, तो इतने तो लॉसेस ही हो जाएंगे। 200 से 190 से लेके 200 न्यूटन पर mm² के तो लॉसेस ही हो जाएंगे। और यदि लॉसेस हो गए तो हम फिर कैसे यूज कर लेंगे HYSD बार को? ठीक है, तो हमें हाई स्ट्रेंथ बार को यूज करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे टेंडन बार को यूज करते हैं। डॉवेल बार जो आपकी मेन रेनफोर्समेंट बार है, उन्हीं को हम डेवल बार के नाम से जान देते हैं इन द केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। यदि आप कल को स्लैब बना रहे हैं और 2 बार को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, तो वहां भी हम डेवल एक्शन पे काम करते हैं कि हम अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके आपके बराबर वाले स्लैब में, वहां भी हम डॉवेल एक्शन पे काम करते हैं जो लोड को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, और आप जब मैंने आपको शीयर बताया था, शीयर, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है आपके पास अनक्रैक सेक्शन, ठीक है, जो आपका अनक्रैक सेक्शन है वो, और जो आपके पास शेयर वाला क्रैक होगा वो, और फिर मैंने बोलता कि आपका जो डॉवल एक्शन है, डॉवल एक्शन मतलब क्या है, जो रेनफोर्समेंट बार है यदि वो उस स्टील पे आने वाले लोड को कंक्रीट पे ट्रांसफर कर दे रही है, दैट इज कॉल्ड द डॉवल एक्शन, और ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट भी कर सकती है। सर टेंडन का डेफिनेशन क्या होगा? हाई स्ट्रेंथ बार होंगी जिनकी हाई स्ट्रेंथ आपकी 1600 से लेके 2000 न्यूटन पर mm² होंगी, और दूसरा ये भी आप ध्यान रखें इनके अंदर जो लॉसेस होंगे वो भी ज्यादा होते हैं, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर सबसे ज्यादा टेंडन बार ही यूज की जाती है। हाँ देखो, जब भी लोड ट्रांसफर की बात की जाए, एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, ठीक है, जब आप जब पढ़ेंगे ना हाईवे पढ़ेंगे मटेरियल्स, तो उसमें आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट है, तो आप वहां पे देखेंगे डेवल एक्शन भी हो गया है बार का। वो क्यों हो गया? क्योंकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेंबर, स्लैब के बीच में 2 स्लैब लगी हुई हैं, यहाँ पे आपका एक बार है, इस बार के लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो वहां पे हम डबल एक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी जो आपकी आरसीसी होती है उसमें जो मेन एनफोर्समेंट है ना, वो भी क्या करता है, वो जो मेन एनफोर्समेंट है वो भी डबल एक्शन को सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करता है। जब लॉसेस ज्यादा होते हैं तब क्यों यूज करते हैं टेंडन को? बेटा एक बात बताओ, मुझे मास प्रोडक्शन बनाना है ना, मान लो मुझे ब्रिजेस पे काम करना है, इन पे काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम मेन रेनफोर्समेंट को बढ़ा देते हैं। ये क्या है, हम 250 यूज कर लिया, हम FE 415 को यूज कर लिया, ठीक है। अब इनका मास प्रोडक्शन को बनाने के लिए आपके क्यूरिंग पीरियड क्या होंगे, आपको रखने पड़ेंगे मिनिमम 7 डेज के लिए रखना पड़ेगा, 10 डेज के लिए, 28 डेज के लिए रखेंगे, तब इनकी स्ट्रेंथ गेन होगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो प्रोसेस है बनाने का वो काफी धीरे हो जाएगा, और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो धीरे धीरे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जब इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देते हैं पहले ही, तो यदि आपके लॉसेस हो भी रहे हैं तो हम हाई स्ट्रेंथ बार को यूज कर लेते हैं ना, कि यदि लॉसेस हो भी तो इतने कम ना हो, और जो आपका प्रोडक्शन है वो काफी तेजी से हो जाए। भाई क्या है, हमें क्या करना है, हमारा मेन काम तो यही है कि कंक्रीट के अंदर ना एक बार को लगा दो, और जो लोड आपके कंक्रीट पे आ रहा है वो स्टील पे ट्रांसफर कर दो, और स्टील उसके टेंशन को झेल लेगा। हमारा मेन काम यही है। लेकिन पहले के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, पहले के लोगों ने सोचा कि आपकी स्टील के बार के बारे में और आपकी कंक्रीट के बारे में, उनके बीच में जो कोहेजन एडिशन काम करेगा, क्यूरिंग होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, 28 डेज के बाद आएगी, इतना सब प्रोसेस पे काम करके तो प्रोडक्शन क्या हो गया, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि काफी दिनों बाद बनेगी चीजें। लेकिन जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट की खोज हुई, जहां पे हमने ये चेक कर लिया कि हाँ दोनों के बीच में बॉन्डिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन पहले हम
जितनी स्ट्रेस चाहते हैं स्टील में वो पहले ही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपकी जो स्टील है वो कितनी स्टील को झेल सकता है, कितनी स्ट्रेंथ को झेल सकता है, और दूसरा वो कितनी स्ट्रेस को आपकी कंक्रीट पे ट्रांसफर कर सकता है। तो उसके लिए हमने इस प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज किया। ठीक है अरविंद जी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हमें एक तो हाई स्ट्रेंथ चाहिए और दूसरा हमें जल्दी चाहिए प्रोडक्शन। तो हवा सिस्टम में क्या होता है, हाई प्रोडक्शन होता है। हमने पहले पूरी अपनी बार को खींच लिया और यहाँ पे इसको रेस्ट्रेन कर दिया, यहाँ पे रेस्ट्रेन कर दिया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम आपके पास क्या करेंगे, कंक्रीट के ब्लॉक को कास्ट करेंगे। कंक्रीट के जो ब्लॉक हैं उनको हम यहां पे कास्ट कर देते हैं। यहां पे कास्ट कर दिया, यहां पे कास्ट कर दिया, यहां पे कास्ट कर दिया। ठीक है, कास्ट कर दिया। अब जब इनके अंदर सर थर्मोइलेक्ट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग एंड केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग भी तो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का है, एक बार ये भी बता दीजिए। बता रहा हूँ, ठीक है अभी बताऊंगा, पहले इस पे काम करो। ठीक है, अब जो क्या होगा, यदि मेरे पास ये कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक है, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो जैसे कट करेगा तो ये एकदम से क्या करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो आपका लोड था आपकी स्टील पे, क्या वो लोड आपकी कंक्रीट पे ट्रांसफर नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया, प्री टेंशनिंग हो गई। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या किया, प्री टेंशन कर दिया। पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं, पोस्ट टेंशन में ऐसा नहीं करते हैं। पहले आप अपने कंक्रीट के ब्लॉक को बनाओ और उसमें ना एक डक्ट छोड़ देते हैं, डक्ट। आपने क्या किया, एक कंक्रीट ब्लॉक को बनाया और उसमें एक ऐसा डक्ट छोड़ दिया। ठीक है, कंक्रीट में मेरे पास ब्लॉक है और उसमें हमने यहाँ पे डक्ट यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, डक्ट यूज कर लिया। तो पहले क्या करो, पहले कंक्रीट के ब्लॉक को बना लो और फिर इसके अंदर से केबल पास करो। पास किया और फिर जब पास करके जितनी स्ट्रेस आपको चाहिए उतना खींचा और यहां पे हमने इसको रेस्ट्रेंड कर दिया, ऐसे रेस्ट्रेंड कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जितनी स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होनी थी उतनी स्ट्रेस हमने डेवलप कर ली। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उससे जो स्टार्टिंग में आपके श्रिंकेज होने वाले थे वो तो बच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई श्रिंकेज तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना श्रिंकेज, क्योंकि कंक्रीट को हम पहले ही बना चुके हैं और बाद में इस डक्ट के थ्रू हम पास करा सके हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर जब पाइप को डालेंगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। यहाँ पे जो आपका वेरिएशन होगा वो ऐसा होगा, इसको हम वॉबल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वो आपका ऐसा वेरिएशन होगा, ऐसा वेरिएशन आपका यहाँ पे होता है और इसी को हम वॉबल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शन एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होता है जब हम प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं और जब हम पोस्ट स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो कितने कितने टाइप के लॉसेस हो सकते हैं। जैसे क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया, जब हम इसको काटते हैं तो आपका बार कितना एक्सपेंड करेगा। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यदि आप इसको यूज कर रहे हैं तो कितनी इसके अंदर रिलैक्सेशन हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप के लॉसेस पे हम काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पोस्ट टेंशन स्मॉल स्केल वर्क के लिए यूज होता है नहीं, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन दोनों ही आपके बड़े वर्क के लिए यूज होगा। जब आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन यदि आपको जल्दी चाहिए तो क्या होगा, हम प्री स्ट्रेस पे काम करते हैं। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लॉसेस ज्यादा देखे जाते हैं, पोस्ट टेंशन के अंदर लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर क्या होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे। जब आप सबके लॉसेस को काउंट करेंगे ना, क्रीप के, श्रिंकेज के, फ्रिक्शन के, रिलैक्सेशन के,
हेलो, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सर हम सोच रहे हैं मेरे में ईयरफोन में कोई दिक्कत हो गई है। काट दो ईयरफोन अपने। ठीक है। सर ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से में करेगा? ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपके पास। देखो, आप ही बताओ मुझे कि प्री स्ट्रेस ये ना अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाएगा। यदि आपको जल्दी प्रोडक्शन करना है और हाई प्रोडक्शन करना है तो सबसे अच्छा आपका हॉवियर सिस्टम ही होता है। उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो जो हॉयर सिस्टम है जिसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन लॉसेस भी करता है क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे उसको, तो लॉसेस में ज़्यादा होते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। यदि आप उस चीज के लिए मांग रहे हैं तो वहां पे आपकी क्या होगी, ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन लॉसेस के हिसाब से देखोगे तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं, पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्च में क्यों नहीं यूज करते हैं? अरे, आर्च देखो, कंप्रेशन की बात करें ना, जब भी मैंने इसमें रेस्ट्रेंट किया ना ब्रो, अच्छा क्वेश्चन है जो जिसने पूछा है। मान लो ये बोतल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये बोतल है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ना पहले टेंडन लगा दिया और फिर बाद में इसके अंदर कंप्रेशन क्रिएट किया। बेटा आर्च में पहले से ही कंप्रेशन इतना होता है। ठीक है, पहले से ही वो कंप्रेशन बना हुआ है, उसके अंदर शियर लगा हुआ है, ऐसे आपने उसको बैंड कर दिया, तो इतना कंप्रेशन तो पहले से ही है उसके अंदर। तो आप कहाँ ही इसके अंदर आर्चिंग एक्शन लगाएंगे? तो इसलिए हम आपके आर्च के सेक्शन के अंदर कंप्रेशन नहीं देते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप आर्च के अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज नहीं करेंगे। वैसे तो हाँ, के अकॉर्डिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है, लॉसेस के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा हाँ ये सब बोल सकते हैं। दूसरा देखो, मैं बताता हूं आपको थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोकेमिकल कंडीशंस। थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रिक फॉर्म में कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जब टेंडन को खींचा तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में देखा। ठीक है, अब सब पूछ लो, साइक्लोपियन कॉन्क्रीट कौन से होते हैं जिनका एग्रीगेट साइज 75 mm से बड़ा होता है, उनको हम साइक्लोपियन एग्रीगेट बोल देते हैं। ठीक है, और पूछो, तुम पढ़ान थोड़ी दोगे मुझे। ठीक है ना, तुम पूछ लो और। 75 mm से जिनका साइज बड़ा होता है, जिनके अंदर सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, उनको हम साइक्लोपियन एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोकेमिकल बताने की। जिसने पूछा है उसका जवाब दे दें तो यार, पर तुम हो। तो देखो, थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो इंक्लाइन, थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोकेमिकल मतलब क्या होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक कंडीशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ही आपकी कंप्रेशन पे काम कर रहे हैं। और थर्मोकेमिकल क्या होता है? अडहेशन कोहेजन। जो कंक्रीट और जो स्टील है उसके में जो बॉन्डिंग आ रही है, यदि वो अडहेशन कोहेजन की वजह से आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल कंडीशंस पे हम काम कर रहे हैं कि श्रिंकेज बनेगा, क्रैक बनेंगे, बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम जो कर रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक में, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके पूरा कंप्रेशन लगा दे रहे हैं। ठीक है, वो हम काम करते हैं। तो थर्मोकेमिकल बेसिकली हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में करते हैं, और थर्मो इलेक्ट्रिक बेसिकली हम आपके डक्ट में करते हैं, जब आप डक्ट प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, प्री टेंशन ही पोस्ट टेंशन में हम काम करेंगे, उस पर काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉसेस की बात करेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन आ जाए क्योंकि ये इनका कुछ पता नहीं है, कुछ भी दे देते हैं ये। तो लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट में 2 तरह के लॉसेस पे काम किया जाता है। पहला होता है प्री टेंशन, दूसरा होता है पोस्ट टेंशन। ठीक है, यहाँ पे प्री टेंशन के अंदर आपको इतने टाइप के लॉसेस देखने को मिलेंगे, जैसे आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गया, इलेक्सेशन हो गया, श्रिंकेज हो गया, क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट हो गया। जबकि पोस्ट टेंशन के अंदर आपके 2 तरह के लॉसेस देखने को मिलते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस और एनकरेज स्लिप। तो आप आपसे पूछेगा कि प्री टेंशन में कौन से टाइप के लॉसेस नहीं होते हैं, तो फ्रिक्शन लॉसेस भी आपके नहीं होंगे इन द केस ऑफ प्री टेंशन। प्री टेंशन में फ्रिक्शन लॉसेस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पोस्ट टेंशन के अंदर ये 2 पाए जाएंगे, और थोड़ा बहुत क्रीप भी हो सकता है। क्रीप भी इसके अंदर पाया जा सकता है। आप ये बोलोगे क्रीप ना, क्योंकि क्रीप क्या है? क्रीप आपका टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, तो क्रीप भी पाया जाएगा। लेकिन एनकरेज जो स्लिप है वो पोस्ट टेंशन में ज्यादा पाई जाती है और ज्यादा रहेगी, जबकि प्री टेंशन में आपकी एनकरेज स्लिप नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। इलास्टिक, फ्रिक्शन, एनकरेज आपके शॉर्ट टर्म लॉसेज होते हैं, और जो अदर हैं वो आपके टाइम डिपेंडेंट है। मैं शॉर्ट टर्म की बात ये कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आपके प्री टेंशन में होंगे या नहीं होंगे। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करूंगा, मतलब क्या है, कुछ टाइम के में ही आपके डेवलप हो जाते हैं, जैसे इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एनकरेज स्लिप हो गया, तो ये इस पे शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे आपका रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हो गया, या आपके पास क्रीप हो गया, ये सब आपके टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ कितना नहीं हुआ, तो इनके लिए टाइम लगेगा। सर लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या प्री स्ट्रेस? नहीं, नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत लॉसेस तो होगा ब्रो। ठीक है,
बट क्या करते हैं हम अपनी ग्रेड को काफी बढ़ा देते हैं कि लॉसेस इतना होगा भी तब भी आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, इनके कुछ फॉर्मुलेज हैं कि इलास्टिक शॉर्टनिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक शॉर्टनिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे ही मेंबर को काटा तो कितना शॉर्ट किया उसने, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो क्या होगा, वो m इंटू एफ सी एवरेज पे डिपेंड करेगा। एफ सी एवरेज में पास क्या है, स्ट्रेस है जो आपके स्टील में डेवलप हुई होगी, और जो m है वो आपका मोल्डर रेशो है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कितने होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लेना, इसमें मुझे कोई चीज बतानी नहीं है एक्स्ट्रा। और फ्रिक्शन लॉस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बस ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉसेस जो होंगे जो अलाउड होते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर, ज्यादा लॉसेस पाए जाते हैं। सर 30 से 40 न्यूटन, अरे कंक्रीट की बात नहीं कर रहा बबलू जी, मैं काहे तुम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, मैं आपकी स्टील की बात कर रहा हूं। कंक्रीट के लिए तो क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एम यूज करेंगे, इसमें भी हम एम यूज करेंगे। जल्दी बताओ, जो इन्होंने लिखा है बबलू जी ने, बताओ मुझे कि प्री टेंशन कंक्रीट के अंदर जो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, वो कितना यूज करेंगे। ठीक है, प्री टेंशन में। और इसमें बताओ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। मैं तो अब तक स्टील की बात कर रहा था बेटा, आप स्टील को कितना यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, 1600 से 2000 तक यूज कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कंक्रीट के बारे में कितना यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, जिसके अंदर लॉसेस ज्यादा है वहां पे आपको हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे M40 ग्रेड को यूज करते हैं और यहाँ पे M30 से काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि M40 कहाँ पे होता है, M30 कहाँ पे होता है। यहाँ पे उल्टा होगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर आपके पास लॉसेस ज्यादा होते हैं, 18% लॉसेस है, तो आपको कंक्रीट के ग्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉसेस कम है तो आप अपने ग्रेड पे M30 मिनिमम को यूज कर सकते हैं। दिस इज मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल के बारे में। रिटेनिंग वॉल के बारे में डिजाइन करते हैं कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। रिटेनिंग वॉल की बात करूं, इन डिजाइन ऑफ मैश रिटेनिंग वॉल द रिजल्टेंट लोड शुड बी फॉल विद इन द मिडिल ऑफ थर्ड ऑफ बेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नो टेंशन एट द बेस। क्या बोल रहा है, पहले बताओ कि रिटेनिंग वॉल होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, क्या रिटेनिंग वॉल आपके अपने वेट की वजह से अपनी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो यदि वो रिटेनिंग वॉल होती है तो ग्रेविटी वॉल क्या होती है, रिटेनिंग वॉल क्या होगी, रिटेनिंग वॉल मैक्सिमम जो अपने स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है वो आपके सॉइल की बैकफिलिंग पे करती है कि कितना आपने सॉइल को बैकफिल किया है, उस पर डिपेंड करती है। आपने सॉइल में पढ़ा होगा रेनकाइन थ्योरी, रिटेनिंग वॉल को यूज किया होगा वहां पे। तो ये आपकी रिटेनिंग वॉल ऐसी होती है। हम हमेशा यही चाहते हैं रिटेनिंग वॉल के अंदर कि जब भी यदि ये आपके पास मान लो कि यहाँ पे आपने बैकफिलिंग की है या इस पे ऐसा कोई लोड आ रहा है, तो क्या होगा, इस लोड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास यहां से लोड आया तो ये वाला जो बार है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर उठ सकता है, मतलब इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो सकता है। और आपको पता है जो कंक्रीट है वो टेंशन में वीक है। क्या है, टेंशन में वीक है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। मेंटेन द ग्राउंड सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ इरोजन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आपका ये वाला पार्ट चीजें ऊपर उठेगी तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि इस पे डिफरेंट टाइप के लोड लग रहे होंगे। आपने देखा होगा कि जब बैकफिलिंग होती है तो इस तरह से होती है। यहाँ पे आपके पास क्या है, मेंबर है, यहाँ पे मान लो आपने कुछ बार को लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बैकफिलिंग कर दी, इस पे एक पी लोड एक्ट कर रहा है, उसके वजह से मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ये सब आप काम करेंगे ना, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम इस पे काम कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट लोड है ना वो आपके B/6 से तो पास करे। यदि ये B/6 से पास करेगा रिजल्टेंट लोड, तो क्या होगा, कभी भी आपके इस वाले पार्ट पे कभी भी टेंशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन क्रिएट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कभी भी यहाँ पे आपकी जो कंक्रीट है वो फेल नहीं होगी, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। यही बोल रहे हैं आपसे, इन डिजाइन ऑफ मैश रिटेनिंग वॉल द रिजल्टेंट लोड शुड बी विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नो टेंशन। मिडिल थर्ड की बात कर रहा है, तो मिडिल थर्ड का मतलब क्या है कि यहां से B/6 और यहां से B/6, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के आपकी B/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मिडिल थर्ड का मतलब यही होता है, या तो आप इस वाले एंड पॉइंट से B/6 लें, या फिर दोनों जहां पे आपका रिजल्टेंट पास हो रहा है उसके B/6 इधर और B/6 इधर, मतलब B/3 पे काम किया जाएगा। और यहां पे सिर्फ
कंप्रेशन ही होगा, और जब कंप्रेशन होगा तो कोई भी क्रशिंग नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे कंक्रीट फेल नहीं करेगी टेंशन में, ये हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, ये मैंने साफ साफ पिक्चर बनाई है आपके लिए, काम करके लाया हूं, ऐसा नहीं कि बस छाप दिया मैंने। ठीक है, अब जब बात करते हैं कैविटी रिटेनिंग वॉल जनरली इकोनॉमिकल अप टू द हाइट ऑफ, यदि आप ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की बात करेंगे, ऐसी रिटेनिंग वॉल जो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को अपने वेट की वजह से डिस्क्राइब कर रही है, उसको हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के नाम से जानते हैं। वो आपकी 3 मीटर की हाइट तक ही रिटेन हो पाती है। यदि उससे बड़ी हाइट की रिटेनिंग वॉल रहेंगी तो उस केस में आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल को यूज करना पड़ता है, जिसकी शेप ऐसी होती है। क्या आपको फीलिंग आ रही है 3D की? 3D की फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बोलो। तो क्या होता है, आपकी जो रिटेनिंग वॉल होती है वो ऐसी होती है, यदि आप काउंटर फोर्स पे काम कर रहे हैं, यदि हाइट आपकी 3 मीटर से बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ग्रेविटी वॉल हो गई जो 100% ग्रेविटी वॉल होती है। कुछ होती है सेमी ग्रेविटी वॉल, जैसे हम कैंटिलीवर पे काम करते हैं या फिर काउंटर फोर्स पे काम करते हैं, तो ये हम काम करेंगे। When the counterfort are provided in the front side of the wall, they are known as a buttress. देखो क्या होगा, ये जो आपका इंक्लाइंड पार्ट है ना, इसकी वजह से हम इसको काउंटरफोर्ट के नाम से जानते हैं। यदि आपके पास ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका रियर एंड है, तो यदि आपने क्या किया, यहां पे कोई वॉल को ऐसे प्रोवाइड किया, ठीक है, ऐसे कोई वॉल को प्रोवाइड कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसको हम बटरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बटरस के नाम से जानते हैं। वो यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन द काउंटरफोर्ट आर प्रोवाइड इन द फ्रंट साइड ऑफ द वॉल दे आर नॉन एज अ बटरस रिटेनिंग वॉल। इसको हम बटरस रिटेनिंग वॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा, यदि मैं बात करूं टॉय और हील की, आप समझते हैं टॉय और हील क्या होता है? आपके पैर में जहां पे पीछे वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हील, और आगे वाले पार्ट को हम टॉय बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो फेलियर के चांसेस होते हैं ट्रेनिंग वॉल में, वो टॉय के अबाउट होते हैं, कि टॉय के अबाउट आपका सेक्शन फेल कर सकता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बैक फिलिंग करी होगी, ठीक है, यहाँ पे बैक फिलिंग करी होगी, तो टॉय वाला पार्ट आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये टॉय और हील जो डिपेंड करता है, ये बैक फिलिंग पे डिपेंड करता है कि बैक फिलिंग कहाँ की गई है। तो ये आपका हील वाला पार्ट हो गया। तो एक बार बताओ, यहाँ से जब आपने यहाँ पे बैक फिलिंग की होगी तो ये सेक्शन ऐसे झुकेगा, ठीक है, ऐसे झुकेगा, तो किसी ना किसी पार्ट के अबाउट यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो कंप्रेशन को तो झेल लेगा कॉन्क्रीट, लेकिन टेंशन को झेल नहीं पाएगा और वहां पे फेल करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बनता है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर सीएल इन द केस ऑफ स्टेम ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। आपसे पूछा जाए कि यदि आप रिटेनिंग वॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें कैंटिलीवर पार्ट कितना होता है, तो एक कैंटिलीवर पार्ट ये होता है, एक कैंटिलीवर पार्ट ये होता है और एक कैंटिलीवर पार्ट ये होता है। तो 3 कैंटिलीवर सेक्शन से मिलके आपका एक रिटेनिंग वॉल बनता है। इसके वाले पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं, ये हील वाला पार्ट है, ये टॉय वाला पार्ट है। ये तो आपको क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्टेम पार्ट। तो क्या होता है, जब भी आपसे कोई पूछेगी व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन द केस ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, तो क्या होगा, जहां पे आपके पास ये बार जुड़ी हुई है, इसके डी डिस्टेंस पे यहां पे आपका जो रिटेनिंग वॉल है उसके अंदर क्रैक बन जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। इसी को हम क्रिटिकल सेक्शन के नाम से जानते हैं कि यहां पे डेवलप हुआ होगा। ठीक है, ये आपके आईएएस कोड का रिकमेंडेशन। तीसरा, जब हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं या जिसके अंदर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इन द केस, सर कैंटिलीवर वाला समझ में नहीं आया, हाँ समझो समझो। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो रिटेनिंग वॉल है ना, वो 3 कैंटिलीवर से मिलकर बनी हुई है, ये और ये। आपने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स चीज हो गई, तो इसको क्या मिल गया, यहाँ पे रेस्टेंट मिल गया, और ये पार्ट आपका खुला हुआ है, तो एक रिटेनिंग वॉल ये हो गई, और एक रिटेनिंग वॉल आपकी ये हो गई, और एक रिटेनिंग पार्ट आपका ये हो गया। तो एक जो पूरी रिटेनिंग वॉल है वो 3 कैंटिलीवर बीम से मिलके बनी होती है। ठीक है, 3 कैंटिलीवर बीम से मिलके बनी होगी एक रिटेनिंग वॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है। तो कैंटिलीवर बीम में जब भी आप बात करेंगे तो कैंटिलीवर कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट भी कैंटिलीवर है, ये वाला पार्ट भी कैंटिलीवर है, ये वाला पार्ट भी कैंटिलीवर है। यदि मैंने इस वाले पार्ट को आगे जोड़ दिया किसी से तो फिर वो काउंटर फोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिंपल कैंटिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनाता है एसएससी में कि एक रिटेनिंग वॉल आपकी कितने कैंटिलीवर से मिलकर बनी होती है, तो 3 कैंटिलीवर बीम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसके रेनफोर्समेंट की। तो जब हम रेनफोर्समेंट पे काम करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, ये मेरे पास क्या है, यहां पे मैंने क्या किया, बैक फिलिंग की है, दिस इज योर बैक फिलिंग हमने यहां पे की है। तो रेनफोर्समेंट जो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा,
सेमी रिटेनिंग वॉल क्या होती हैं? यदि आपका लोड मैक्सिमम आपके ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा मतलब बालकन को? देखो ब्रो, आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सबको दिक्कत हो गई है अब, तो आराम से पढ़िए। बेटे एक बात समझो, जब मैंने यहाँ पे काउंटर फोर्ट पे काम किया ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना दिए। उसमें क्या होगा, जो आपकी जो सॉइल होगी ना, वो इसके अंदर दब जाएगी और अच्छा कंप्रेशन क्रिएट करेगी। तो क्या होगा, इसकी पूरी स्टेबिलिटी बन गई ना, स्टेबिलिटी बन गई। ठीक है, बैकफिलिंग की स्टेबिलिटी बन गई। लेकिन क्या हुआ, पंगा ये हो गया कि इस पूरी सोइल को भरने की वजह से ये मेंबर, आपका पूरा जो मेंबर है, ये ऐसे आगे भग सकता है। ये आगे ऐसे भगेगा, भगेगा नहीं भगेगा, ऐसे ऐसे भग जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपका रियर वाला पार्ट है ना, जहां पे आपने ये इंक्लाइंड पार्ट प्रोवाइड किया है, इसी को हम काउंटर फोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर जो आपका इनर पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक बटरस को लगा दिया आपके फ्रंट एंड में। इसी को हम बटरस के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो काउंटर फोर्ट है और जो बटरस है, वो एक ही रिटेनिंग वॉल के पार्ट होते हैं। जो इसका रियर एंड होगा वो काउंटर फोर्ट होगा, जिसमें इंक्लाइंड पार्ट पे काम किया गया होगा। और जो इसका फ्रंट एंड होगा, जहां पे आपने ये इंक्लाइंड पार्ट तो प्रोवाइड किया लेकिन फ्रंट एंड पे प्रोवाइड किया, उसको हम बटरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा, सेमी रिटेनिंग वॉल होती क्या है? यदि आपका लोड मैक्सिमम अर्थ प्रेशर की वजह से ही आ रहा है, अर्थिंग लोडिंग की वजह से आ रहा है, उसको हम बोलेंगे 100% मेरे पास क्या है, ये रिटेनिंग वॉल है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, यदि मैं बोलूं सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, मतलब क्या है, अपनी कंक्रीट का वेट और साथ में जो ऊपर से आपने बैकफिलिंग की है वो, उन दोनों को आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो उस पर हम काम करते हैं। देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि आप बात करोगे तो इनमें दो चीजें होती हैं कि या तो इसमें शियर हो रहा है या फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, बैंडिंग हो रही है। यदि आप शियर की बात करेंगे तो उसमें 1.5 लिया जाता है। यदि आप बैंडिंग की बात करेंगे तो फैक्टर सेफ्टी हम 2 लेके चलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें साथ में हम ये मानेंगे कि इसके अंदर कोई भी टॉर्जन नहीं लग रहा है। यदि टॉर्जन लग रहा होगा तो वैल्यू और भी कम हो जाती है फैक्टर सेफ्टी में। बैंडिंग इसमें वो वैल्यू आपकी 1.5 हो जाती है, और इन द केस ऑफ शियर वो वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लिखवा भी दूंगा चीजों को, पर अभी आप समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्योंकि देखो क्या होगा, इस बार पे दो तरह के लोड लगेंगे। एक तो शियर लग रहा होगा, बार के बीच में सेक्शन शियर लगेगा, इसको ये आगे मूव कराने की कोशिश करेगा। दूसरा, ये इसको ऐसे बैंड कराने की कोशिश करेगा, तो बैंडिंग मूवमेंट लगेगा इस पे। तो दोनों की वजह से हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था रेनफोर्समेंट की। अब बताओ मुझे, जब आपने बैकफिलिंग की होगी, अब देखो रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट मैंने ऊपर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, ये इनर साइड में किया है। ये गोला गोला पार्ट क्या है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार के नाम से जानते हैं, जो आपके श्रिंकेज और टेम्परेचर को काउंटरैक्ट करेंगे। तो आपको पता है, जो सरफेस आपकी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में है, वहां पे सबसे ज्यादा श्रिंकेज पैदा होंगे ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो यदि ऐसा बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देते हैं कि यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करो। और ये क्या होते हैं, ये अंदर की साइड में ऐसी पड़ी हुई है, जबकि मेन बार में आपकी ऐसी पड़ी हुई है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, इसको हम मेन एनफोर्समेंट बोलते हैं। दूसरा, मेन एनफोर्समेंट को आपने इनर साइड में क्यों डाला, बताइए मुझे जरा जल्दी से। अब मुझे बताओ, जहां पे आपका टेंशन क्रिएट होगा वहीं पे डालेंगे ना। अब मान लो ये आपके पास बार है, ठीक है, इस पे एक लोड ऐसे लग रहा है, तो क्या ये इसको ऐसे नहीं लेके जाएगी, ये इसको ऐसे लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी? या फिर आप बोल रहे होंगे सर इसको तो ये ऐसे लेके जा सकती है ना, यदि ऐसा लग रहा है तो ऐसे लेके जाना चाहिए था। नहीं, क्या है कि जब आपने इसको ऊपर से और ये नीचे से भी जुड़ा हुआ है ना, ये जाना तो ऐसे चाहता है, जाना तो ये ऐसे चाहता है, लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये ऐसा जाता है, क्योंकि ऊपर से फ्री है और नीचे से आपका ये जमा हुआ है, फिक्स हो गया आपके इस सपोर्ट की वजह से, तो ये ऐसे मूव करता है। और ऐसे मूव करेगा तो टेंशन कहाँ हो रहा है, यहां हो रहा है, तो हमें यहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक बार और समझो, ठीक है, यहां पे आपने बैकफिलिंग की है, इस बैकफिलिंग की वजह से, इस बैकफिलिंग की वजह से आपका मेंबर ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा और ऐसा जाएगा, तो टेंशन कहां क्रिएट हो रहा है, टेंशन यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से हम रेनफोर्समेंट यहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमेशा रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में ही दिया जाता है। दूसरा, ये वाला पार्ट देखो, आप हील वाला पार्ट देखो। अब क्या होगा, बैकफिलिंग यहां पे प्रोवाइड किया है आपने, तो अब इस बैकफिलिंग के लोड की वजह से
क्या ये सेक्शन आपका ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा और ऐसा? इस बैकफिलिंग की वजह से, इस बैकफिलिंग की वजह से ये जो आपका ये वाला पार्ट है, हील वाला पार्ट, क्या ये ऐसे मूव नहीं करेगा? ऊपर से आप कोई लोड लगा रहे हैं तो ये ऐसे नहीं जाएगा नीचे की साइड में, आप सोचो ऐसे जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट है, तो उसकी वजह से ये ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा तो क्या होगा, रेनफोर्समेंट कहाँ पे बनेगा, ऊपर वाले पार्ट में टेंशन, नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन। ऊपर वाले पार्ट में टेंशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहीं पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका ऐसा मूव करेगा, ऐसा और ऐसा, तो टेंशन हम यहां पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, बात समझ सभी को? दूसरा, जो आपके पास ये वाला पार्ट है, टॉय वाला पार्ट है, अब क्या होगा, जब ये बैकफिलिंग हो रही है इस पे, तो इस पे एक अर्थ प्रेशर भी लग रहा होगा, एक अर्थ प्रेशर लग रहा होगा, पी ए एक्टिव, पी एक्टिव एक अर्थ प्रेशर यहां पे लग रहा होगा। तो ये जो अर्थ प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये बार, ये तो क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो यहां पे ऐसा जाएगा, तो क्या होगा, टेंशन कहां पे क्रिएट हो रहा है, निचले पार्ट में टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं कि जब भी आप रिटर्निंग वॉल की बात करते हैं तो बताओ कहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है और कहां कहां पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको समझ जाना है, हील साइड में अपर साइड में, टॉय साइड में लोअर साइड में, और जो आपका स्टेम वाला पार्ट है, इसको हम स्टेम बोलते हैं, स्टेम वाले पार्ट में इनर साइड में हम मेन रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से इसमें। कोई दिक्कत परेशानी तो जल्दी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे आपने सिंपल रिटर्निंग वॉल के अंदर देख लिया, क्या काउंटर फोर्स रिटर्निंग वॉल के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं? सर इसमें सरचार्ज लोड भी होता है ना? हाँ, सरचार्ज लोड थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, हम बात करेंगे जब इसके ऊपर से स्ट्रक्चर पड़ेगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सरचार्ज लोड की वजह से जो आपका एक्टिव प्रेशर है ना, वो तो और बढ़ जाएगा ना। ठीक है, पैसिव प्रेशर की वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है। यदि आप पीए की बात करेंगे तो के ए क्यों करेंगे, प्लस जो आपका आ रहा है गामा, उस पर काम करेंगे। तो यदि सरचार्ज बढ़ेगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से और कंडीशन आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? मेन बार ही टेंशन रजिस्ट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं। मैक्सिमम केस में मेन बार ही आपके टेंशन को रजिस्ट करता है। ठीक है, हमने मेन बार को प्रोवाइड ही इसलिए करा है जिससे कि वो टेंशन को झेल सके, और जो बचा हुआ श्रिंकेज और होगा उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड कर दिया। सर टॉय और हील में कंफ्यूजन होता है, जहां पे आपने बैकफिलिंग की है उस टाइम पे हील होगी, उसके अपोजिट साइड में हमेशा आपका टॉय होगा। ये डिपेंड करता है बैकफिलिंग कंडीशंस पे कि टॉय कहां होगा, हील कहां होगा। ठीक है, अच्छा आप दिखाना यार, इसमें गूगल क्रोम नहीं चलता इसमें। ठीक है, ये बदलना पड़ेगा, तो मैं आपको फिगर भेज दूंगा आपके ग्रुप में, टॉय और हील की। हमेशा जहां पे भी आपने, मैक्सिमम केस में ना आपका सही रहेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है जहां पे आपने बैकफिलिंग की है ना, वो आपके हील वाला पार्ट है, और उसके दूसरी साइड में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अभी बताओ मुझे, आप अपनी एडियो पे खड़े हो जाइए, ठीक है, तो सारा लोड आपकी एडियो पे आ रहा है ना। दूसरा, आपने पंजों पे खड़े हो जाओ तो पंजों पे लोड आएगा, लेकिन आप अपनी एडियो के पे खड़े रहेंगे तो ज्यादा देर तक चल सकते हैं, पंजों पे नहीं चल सकते आप ज्यादा देर तक। ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, हील वाला जो पार्ट है वो आपका रियर वाला पार्ट है, और जो टॉय वाला पार्ट है वो आपका फ्रंट पार्ट है। हाँ, बैक फिलिंग के हिसाब से ही देखते हैं, बैक फिलिंग के हिसाब से। आप पैर दिखाओ अपने पैर, पैर नहीं दिखेंगे मेरे इसमें। ठीक है, तो भैया ये समझ लो, ये हील वाला पार्ट है, ये आपका बैक वाला पार्ट है। तो यदि मैंने ऐसे काम किया तो ये देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये टॉय वाला पार्ट है, और ये आपका हील वाला पार्ट है, सारा सारा जो लोड है ना वो हील पे आ रहा है, तो बैक फिलिंग हील पे हो रही है सारी। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, कई बार देखा भी होगा तुमने कि कुछ लोग है ना, आगे वाले जो सारे सारे पंजे हैं वो कट, उंगलियां कट जाती हैं। ठीक है, जो उंगलियां हैं वो कट जाती हैं, लेकिन वो तब भी चल चल पाते हैं। लेकिन यदि पीछे वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा तो चल ही नहीं पाएंगे ना, सारा सारा लोड वहीं पे पड़ रहा है आके। ठीक है, अच्छा फ्रॉग रेस में देखा था, चलिए।
तो बात करते हैं इन द काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल द मेन। अब देखो, जब मैंने आपके पास रिटेनिंग वॉल की बात कर दी, सिंपल रिटेनिंग वॉल की बात करी ठीक है, तो क्या होगा, यदि मैं रिटेनिंग वॉल की बात करता तो फ्रंट आपने देख लिया कि सिंपल रिटेनिंग वॉल के अंदर हम कहाँ कहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कल को क्वेश्चन आ जाए कि काउंटर फोर्ट में बता दो सर, कि काउंटर फोर्ट में कैसे करेंगे, तो काउंटर फोर्ट में देखो क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर किया, यहाँ पे नीचे किया, यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में किया, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, दूसरा, अब बचा क्या है, अब बचा है आपके पास ये बटरस वाला पार्ट, बटरस वाला पार्ट बचा हुआ है, और जो आपके पास ये रिटेनिंग वॉल जो आपने प्रोवाइड किया काउंटर फोर्ट, ये बचा हुआ है। तो ध्यान रखना, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के अंदर ना हम हमेशा रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो इंक्लाइंड पार्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे। तो क्या होगा, बैकफिलिंग जा रही है इसके अंदर, तो ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सिर्फ सिंगल पार्ट नहीं है, सिंगल लाइन नहीं है, ये पूरा कॉन्क्रीट का बना होगा। तो इस पे क्या होगा, इस पे ऐसा जाएगा, ये ऐसा फेल करेगा, ये ऐसा फेल करेगा, तो टेंशन यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, इसमें ऊपर वाले पार्ट में करेंगे, और नीचे नीचे वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो सब आपको पता ही है। दूसरा, जो स्पेसिंग होगी दो काउंटर फोर्ट के बीच में, जो हम स्पेसिंग रखते हैं वो क्या होगी, जितनी आपकी इस स्टेम की हाइट है उसका बाय 2 से बाय 3 के बीच में आपके काउंटर फोर्ट के बीच में स्पेसिंग रखी जाती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और हम यदि आपकी स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सके, जो हील है, टॉय है, उस पर स्ट्रेस कितनी होगी, तो उस स्ट्रेस की वैल्यू को हम W/E 1 प्लस माइनस के 6E/B से हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन जो बनते हैं प्रीलिम्स में वो स्पेस में बने हैं, कहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उस पर बने हैं, हाइट कितनी यूज करते हैं, तो इसको 8 मीटर तक की हाइट पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 8 मीटर की हाइट पे हम इसको यूज कर सकते हैं, उससे बड़ी हाइट पे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बने हैं। नेक्स्ट, तो ये था आपका रिटेनिंग वॉल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ब्रो, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। ये भी नहीं पढ़ते आप, ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पढ़ने हैं, ये तो अब कहीं नहीं मिलेंगे सर बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम स्टेयरकेस पे काम कर लेते हैं। स्टेयरकेस है क्या, इन ए आइसोलेटेड स्लैब टाइप स्टेयर अरेंजमेंट बैंडिंग विल बी ऑलवेज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। आप ऐसे जीने के बिना चढ़ोगे नहीं ऊपर आप। ठीक है, तो क्या होता है, ये मेरे पास स्ट्रेट वाला पार्ट होता है, जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है किसी भी बार का। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हम ट्रेड के नाम से जानते हैं, और जो आपके पास ये वर्टिकल पार्ट है इसको हम राइज के नाम से जानते हैं, और इसका जो इंक्लाइंड पार्ट है इसको हम गोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोइंग। वैसे तो हम इसके जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में। सर डायमीटर ऑफ बार कितना यूज करेंगे रिटेनिंग वॉल के अंदर। ठीक है, देखो यदि आप कॉलम केस में 12 mm से यूज कर रहे हैं तो 12 mm से ज्यादा के ही डाया पे काम किया जाता है रिटेनिंग वॉल के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट डायमीटर पे हम आपके 12 mm से ज्यादा के डायमीटर पे ही काम करते हैं। ठीक है, ब्रो और सिस दोनों हैं। ठीक है, बेटा और बेटी कह लूं अब चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 mm से बड़े डाया पे ही काम किया जाता है रिटेनिंग वॉल के अंदर, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को आप बना रहे हैं, ऊपर से ऊपर का ओवरबर्डन भी आ रहा है, तो 12 mm से बड़े डायमीटर पे ही काम किया जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरा ध्यान रखेंगे, आपने अपनी ट्रेड वाले पार्ट को देखा होगा, तो जब हम आपके स्पेनिंग के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की स्टेयरकेस पे काम करते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम लॉन्गिट्यूडनल स्पेनिंग बोलते हैं, एक को हम ट्रांसफर स्पेनिंग बोलते हैं। लेकिन आपके लिए जो काम की चीज है वो ये है। ठीक है, आपके लिए काम की चीज ये है जो आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड बोलता है वो ये है काम की चीज। क्या है काम की चीज, देखो क्या बोलता है, एज पर द IS 456/2000 द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्टेयर विदाउट द स्ट्रिंगर बीम shall be taken as horizontal cross section between distance between the beam when the stair is supported at the top and the bottom rise by a beam spanning parallel to with the riser। क्या बोल दिया इसने, कौन सी भाषा बोल रहा है, ये फारसी भाषा लग रही है। क्या बोला इसने, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ये है कि IS कोड 456/2000 ये बोलता है द इफेक्टिव जो स्पैन होगी आपकी स्टेयर की विदाउट द स्ट्रिंगर बीम। जो स्ट्रिंगर बीम होती है ना वो इंक्लाइंड पार्ट होता है। ठीक है, दैट इज योर स्ट्रिंगर बीम। ये जो इंक्लाइंड पार्ट होता है इसको हम स्ट्रिंगर बीम बोलते हैं, इसी के ऊपर ही आप ऐसा 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 बनाते हैं। ठीक है, कुछ केसों में आप ये बनाते ही नहीं है। ठीक है, कुछ केसों में आप ये बना देते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द लोडिंग कंडीशन कि लोड कितना आ रहा है।
तो वही बोल रहा है एज पर द IS 456/2000 द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्टेयर विदाउट द स्ट्रिंगर बीम shall be taken as the horizontal cross section between the beam with the stair is supported at the top and the bottom riser। क्या बोल रहा है, जो आपकी स्पैन होगी ना, यदि ये स्ट्रिंगर बीम आपने प्रोवाइड नहीं की और आपके पास ऐसी 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 स्टेयर है, तो क्या बोल रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन होगा उसी को हम इफेक्टिव स्पैन के नाम से जानेंगे, जो आपके फर्स्ट एंड से आपके लास्ट एंड में कंप्लीट हुआ होगा, उसी पे हम काम करते हैं और उसी को हम इफेक्टिव स्पैन के नाम से जानते हैं। दूसरा बात करते हैं कि यदि मैं लोड की बात करूं, एक तो होगा कि अपने स्टेयर का अपना डेड लोड होगा, दूसरा जो लाइव लोड होगा उसकी वैल्यू भी यहां पे फिक्स कर दी गई है। यदि आप बात करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, तो नॉट अ रेजिडुअल, दिस इज रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल है ये। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में जहां लोग रहते हैं वहां लाइव लोड कितना पड़ता है, इसमें 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड पड़ेगा। ठीक है, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लाइव लोड पे काम किया जाता है। जबकि यदि मैं बात करूं कमर्शियल केस में कितना होता है, 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के लोड पे काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अरे वो कहां गया, हाँ यहाँ पे है, ये आगे पीछे कैसे हो गया यार, चलो इसे सही कर दूंगा मैं। हाँ ये भी आप पढ़ना है आपको, ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बन रहे हैं बहुत सारे, कि जो ट्रेड और राइज हैं कौन से होते हैं, राइजर नहीं, फ्लूइड करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, कल से आपका फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा। अरे दिया तो है आपको पूरा पूरा वो पूरा स्केड्यूल दे रखा है, पर आप देखते कहाँ हैं। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, ये वाला पार्ट, 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 ये है। ठीक है, यहां पे क्या है, इस वाले पार्ट को हम राइज बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम ट्रेड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम राइज बोलते हैं। ये क्या है, ये जो गोइंग है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये पिच होगी। अब देखो क्या होता है, ट्रेड के आगे वाले पार्ट से ना हम थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं, इसको हम नॉइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉइजिंग। जो ये निकाल देते हैं, इससे क्या हो कि जब कोई भी बंदा इसके ऊपर चढ़ रहा हो, क्या हो, इसके ऊपर कोई भी बंदा जब चढ़ रहा हो तो उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, ये इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे कोई भी उसको दिक्कत ना हो, मान लो उसको हिट कर जाए ये, या पिंच कर जाए, ऐसा ना हो, तो उसको करते हैं, इसको हम ऐसा ऐसा हमेशा इसको सरफेस रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉइजिंग कंडीशन। ठीक है, इसको हम नॉइजिंग बोलते हैं। सोयल कभी नहीं पढ़े, हम मुझसे सोयल पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं सोयल। अरे सोयल में कई बार पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूँ, कम से कम ये तो ना बोलो कि सोयल नहीं पढ़े, और तो कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आप यदि इतने पार्ट पे ही काम करें तो आप क्या ऐसा बोलेंगे, 2 राइज प्लस के ट्रेड, 2 राइज और ट्रेड एक मिला रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, जब दो आपने राइज को यूज किया, ये क्या है, ये राइज और ये राइज। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पे, ये समझ लो कि ट्रेड जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है और जो राइज है वर्टिकल पार्ट है, ये भी आपका राइज है, ये आपका ट्रेड पार्ट है। तो मतलब क्या है, 2 राइज मिला के और एक ट्रेड मिला के आपकी एक स्टेयर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 राइज प्लस ट्रेड मिला के आपके पास क्या करना है, 1 स्टेयर को बना रहा है, 1 स्टेयर को बना रहा है। अब क्या होता है, इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, राइज की वैल्यू अलग होगी और ट्रेड की वैल्यू अलग होगी। इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन की कहां पे यूज कर रहे हैं, कितने कितने की हम यूज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, यदि आपके पास ड्वेलिंग हाउस है, फैक्ट्रीज हैं, ट्रेड है, तो ये आपके पास 250 की यहां पे क्या होगी, ट्रेड की वैल्यू होगी, ट्रेड की वैल्यू होगी। यदि आप पब्लिक बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसके लिए 270 की यहां पे देखी जाती है। दूसरा राइजर की हम बात करेंगे तो पब्लिक बिल्डिंग के केस में कितना होता है, ये आपका 150 होता है, जबकि मैं फैक्ट्रीज की बात करूंगा तो ये आपका 190 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताओ राइज और ट्रेड कितना कितना होता है। ठीक है, राइज और ट्रेड कितना कितना होता है, तो आप इसके अंदर पुट कर लीजिए 2r प्लस टी की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होगी। तो कितनी आ रही है, 380 से लेके 630 के बीच में आपके ट्रेड और राइज की जो टोटल यहां पे डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी। ठीक है, इतना विड्थ पे इतनी थिकनेस पे काम किया जाएगा, 380 टू 630 ठीक है अरविंद जी,
क्लियरली आपने बता दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से काफी बन जाते हैं। नेक्स्ट, हमको रेनफोर्समेंट पे काम नहीं करना, कितना रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वी विल वर्किंग ऑन द कंडीशंस की कौन कौन से पार्ट होते हैं। इफेक्टिव स्पेन में आपको बता चुका हूँ, ट्रेन में आपको बता चुका हूँ, गोइंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लैंडिंग में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सपोर्टिंग बीम क्या होती है, और जो ये वाला पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू है ना, देखो जो हम यहाँ पे 380 टू 650 हम ले रहे हैं ना, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहे हैं, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास क्या है, ये आपका स्ट्रिंगर बीम होती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंगर बीम। इसको हम स्ट्रिंगर बीम के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाटर टैंक के बारे में। डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, मेन चीज याद करनी है फॉर द एसएससी जेई। कितनी स्पीड से पढ़ा दी मैंने टॉपिक, मेन टॉपिक है यही आते हैं एग्जाम में यार, अब सारा थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं कि क्या होता है। उसके लिए तो आपने सोलर के लेक्चर देख ही लिए होंगे पहले ही, जो जो बच्चे एसएससी जेई वाले हैं, कि कैसे डिजाइन करते हैं। अब तो मुझे रटवाना है कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। खत्म, टाटा बाय बाय नहीं है, अभी अभी वाटर टैंक करेंगे। वाटर टैंक देखो क्या होता है। वाटर टैंक कैन बी डिजाइन यूजिंग द बोथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड द लिमिट स्टेट मेथड। हम आपके वाटर टैंक को दोनों से डिजाइन कर सकते हैं। किससे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी कर सकते हैं और आपके लिमिट स्टेट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपके लिमिट स्टेट मेथड से ही काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम WSM पे बेसिकली काम करते हैं। जब भी हम मेंस में क्वेश्चन आएगा तो WSM पे ही डिजाइन करके आते हैं, तभी आपका नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम बात करते हैं नॉर्मल WSM के बारे में। यदि आपके पास FE415 है तो उसकी वैल्यू 230 MP होती है। यदि आप FE250 यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 130 MP होती है, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस पे काम करते हैं। ये तो मिक्सिंग हो रहा है बे, हो रहा है बे, नहीं, अरे दो दो चीजें वो मिक्स हो गई है, ट्रेड और राइस वाली, वो आगे पीछे लग गई है स्लाइड, और सब सेम है ब्रो। एंड 6, लो इसको कर दूं मैं इधर, ये हो जाए तो, ये हो ही नहीं रहा इधर, अब क्या करूं। वो एक दो स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, ठीक है, ट्रेड और राइस की, बट लास्ट तो जो टॉपिक था मेरा वो वाटर टैंक ही था, ठीक है। तो वाटर टैंक में देखो क्या पढ़ना है आपको। वाटर टैंक के लिए कौन से आईएस कोड को यूज किया जाता है, तो 3370 आईएस कोड को हम यूज करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, उसमें जो FE415 की वैल्यू है वो 130 MP होगी, और 250 की वैल्यू जो होगी वो 115 MP होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दूसरा, परमेजिबल जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेस होती है आपके वाटर टैंक के अंदर, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज मत करना 0.7 रूट FC के। आप सोचो कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेस तो हम कैलकुलेट ही करते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं 0.7 रूट FC के। बेटा वो बीम के केस में होता है, वो बैंड के केस में होता है, वाटर टैंक के केस में हम इस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर नॉट वर्किंग ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि परमिसिबल जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं M25 ग्रेड के लिए कंक्रीट में, वो आपके पास क्या होगा, 1.8 MP होगा। दूसरा, जो हम मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट को यूज करेंगे आपके वाटर टैंक के अंदर, वो 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। दूसरा, M25 के लिए एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कितना कितना होगा, पर M25 का आप यूज करिए, क्योंकि आपके IES में क्वेश्चन आ चुका है कि इन द केस व्हाट इज द परमिसिबल फ्लेक्सुरल टेंसिल स्ट्रेस इन वाटर टैंक बाय M25 ग्रेड। वरना क्या होता है, मिनिमम जो ग्रेड हम यूज करते हैं आपके वाटर टैंक के अंदर, वो M30 ग्रेड यूज करते हैं। M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज किया जाता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज इन वाटर टैंक, यूज इन वाटर टैंक। वाटर टैंक के अंदर हम इस ग्रेड पे काम करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैं आपको बता चुका हूं, PCC केस में यदि आप PCC पे काम कर रहे हैं, प्लेन स्ट्रेस कंक्रीट पे बिना रेनफोर्समेंट में, तो 20 होगा। RCC में आपका M30 होगा। तीसरा हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में। वाटर टैंक के अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो डिपेंड करता है कि जो डायमेंशन है टैंक की, यदि वो 15 मीटर से कम है या ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो हमारे पास माइल्ड स्टील केस में ये 0.64% होगा ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ टोटल टोटल या ग्रोस एरिया बोलेंगे, टोटल ग्रोस एरिया, ठीक है। टोटल जो ग्रोस एरिया होगा उसका 0.64% पे काम किया जाएगा इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील बार। HYSD बार यूज करें तो रेनफोर्समेंट कम हो जाएगा, जनरल कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। यदि आपके जो डायमेंशन है वो 15 मीटर से कम है, लेस देन 15 मीटर है, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट और कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो और कम हो जाता है। बात करते हैं क्यूरिंग पीरियड की, तो क्यूरिंग पीरियड मेरे पास कितना होता है, वाटर टैंक के केस में हम 14 डेज का क्यूरिंग पीरियड पे काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पे ना क्रैक विड्थ 0 होती है आउटर के केस में, क्रैक विड्थ इन इनर केस 2 डायमेंशन लगी होती है। यहाँ पे एक बार एक जॉइंट ऐसा होगा
और उस जॉइंट से ऐसे कनेक्ट होगा आपका वाटर टैंक। ठीक है, तो ये जो इनर वाला पार्ट होगा ना, उसमें क्या होगा, इनर साइड में क्रैक विड्थ इनर साइड इज 0 mm। 0 mm पे हम आपका परमिसिबल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि क्योंकि क्या है, ये वाटर टैंक है, पानी भरा होगा इसके अंदर, ऑयल भरा होगा इसके अंदर, तो यदि आपने इसके अंदर क्या किया, क्रैक को रखा, तो ये रिस जाएगा पानी इसके अंदर से, क्योंकि पानी क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस को देखता है, जहां भी मौका मिला वहां से बहना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसके अंदर जो क्रैक विड्थ है ना, वो आपकी 0 mm होगी। और जो आउटर पे हम काम करते हैं, ये जो आउटर विड्थ है इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की नहीं, आउटर वाले पार्ट की, जिससे दोनों जुड़े होंगे, वो आपकी 0.2 mm होती है। 0.2 mm आपकी परमिसिबल हो सकती है, इससे कम पे हम काम नहीं करेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसी के साथ मैंने जो आरसीसी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका WSM का बचा हुआ है, वो मैं साथ में इसके अंदर लिख दूंगा, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, दो तीन पॉइंट है WSM के बारे में, जैसे एम का फॉर्मूला 280/3 सिग्मा CBC होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, या फिर हम जब आपके न्यूटन एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं तो BXA²/2 MAST D माइनस के XA पे काम करते हैं, ये फॉर्मूले, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इन पे हम काम करते हैं। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सिग्मा CBC है वो क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन, कॉन्क्रीट इन बैंडिंग कंप्रेशन, कॉन्क्रीट इन बैंडिंग कंप्रेशन पे यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, इस पे हम काम करते हैं, इन सभी फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। ठीक है, जैसे वेटनेस थ्योरी जो है वो बेसिकली वही होती है जो आप LSA में पढ़ते हैं, 0.53D पे काम करते हैं, दैट इज योर वेटनेस थ्योरी। आज PDF मिल जाएगा। ठीक है, मॉडुलर जो रेशो है वो आपके शॉर्ट टर्म पे काम करता है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, बताओ ये शॉर्ट, देखो M है ना, M दो तरह से निकलता है। M को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ES/EC, और एक M को निकालने का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन सा शॉर्ट टर्म मॉडुलस है और कौन सा आपका लॉन्ग टर्म मॉडुलस है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2 × 10⁵ होगा। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं EC को निकालना 5000√FCK से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको M को आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरे M को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट टर्म कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, यदि आप ES/EC से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो रहेगा। दिस इज योर शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो पे काम किया जाएगा। यदि आप लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे तो क्योंकि देखो क्या होता है, सिग्मा CBC है ना, आपकी बैंडिंग कंप्रेशन की स्ट्रेस है। तो यदि बैंडिंग कंप्रेशन की स्ट्रेंथ है तो ये लॉन्ग टर्म में आई होगी ना, लॉन्ग टर्म में ही आई होगी, तो ये आपके लॉन्ग टर्म के केस में काम आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये था आपका पूरा RCC। मैक्सिमम जितने भी रटने वाली चीज है, कंसेप्ट है, वो मैंने आपको मैक्सिमम क्लियर कर दिए हैं। यदि कुछ बच गया है तो उसमें आपको अपने आप ऐड करना है। मान लो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब चीज मैं कर दूंगा, हाँ करंट अफेयर्स भी रहेगा। ठीक है, मान लो मैं ये नहीं बोला कि आपने जो मैंने जो पढ़ाया वो सफिशिएंट है, नहीं, हो सकता है कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी हो और आपने वो यूट्यूब पे देखी है मेरी क्लास के अंदर, किसी और क्लास के अंदर, तो उसको ना ऐड कर दीजिए इसके अंदर। लेकिन इट इज अ मोर देन सफिशिएंट, आपको मैंने एक पूरा फाउंडेशन दे दिया है कि ये आपके नोट्स होने चाहिए, इसी के अंदर आपको ऐड करना है, कुछ ना कुछ ऐड कर देना है, वो आप साथ में लेंगे तो बहुत चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि 10 नंबर का आता है ना तो 7 नंबर आप यहीं से क्रैक कर जाओगे, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है 10 में 7 आ जाएंगे। अब 3 नंबर की जो मेहनत है ना वो आपको अपने आप करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तो 3 मार्क्स आपको और बढ़ाने पड़ेंगे, वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बस जैसे मैं आपके यूट्यूब पे वो क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको कि ये मैं एक काम कर दूंगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा, आपको हिंट दे दूंगा। मैं जब भी आपको डबल स्टार लगाऊंगा ना वहाँ पे, तो आप समझ जाना कि सर ने ये चीज़ें आपके वहाँ पे नहीं पढ़ाई होगी, तो समझ जाओ, इनको आप ऐड कर लो।